बर्निंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सूची में जो पहला नाम है ना वो है आज की कमजोर कड़ी आईटी सेक्टर एलटीआई माइंट्री। इसके नंबर्स आए थे कल बाजार बंद होने के बाद और उसी का रिएक्शन आप देखिए स्टॉक में आज दिख भी रहा है। कल विप्रो एक्सीडेंट था, आज एलटीआई माइंट्री लीड कर रहा है और नंबर्स में हुआ क्या, इनका मुनाफा गिरा है 30.5% गिरकर आ गया ये 960 करोड़ रुपए के नीचे। बाजार अनुमान करके चल रहा था 1417 करोड़ रुपए का नंबर। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो बढ़कर आए हैं 4.25%, 10,781 करोड़ का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया। अनुमान था 10,738 करोड़ का, तो रेवेन्यू बढ़कर आया है और अनुमान से बेटर आया है। एबिट यानी कि कामकाजी मुनाफा 5.5% बढ़ा है, 1737 करोड़, 1719 करोड़ का अनुमान था और मार्जिन 15.9% वाला 16.1% पर आ गया, जो कि 16% पर एक्सपेक्टेड था। तो अगर आप मुनाफे को छोड़ दें तो बाकी नंबर्स अनुमान से बेटर है, लेकिन बाजार का फोकस ज़्यादा मुनाफे के ऊपर ही है। एक वन टाइम इम्पैक्ट है ना, उसने इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है और यही कारण है कि आप देखिए एलटीआई माइंट्री में अभी भी आपको 6.5% के आसपास का फॉल दिखेगा। तो अनुमान से नीचे जो मुनाफे का नंबर आया उसी का इम्पैक्ट आप देखिए स्टॉक में आज साफ तौर पे दिख रहा है। सर, एलटीआई माइंट्री और ओवरऑल आईटी स्टॉक्स को लेकर अब क्या करना चाहिए? संदीप जी, आईटी स्टॉक को लेके मैं पॉजिटिव ही हुआ, लेकिन एलटीआई माइंट्री देखिए, एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि रिसेंट एक लो था 5898 के आसपास ऑलमोस्ट आपको मेंटेन करना है। अगर इस लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आएगा 5524। सो ये अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस पहला जोन पे ही मेंटेन कीजिए, और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, आप बने रहिए इसमें। और जैसे ही स्टॉक ना जिस दिन ऑलमोस्ट 6,650, ये जो जोन है इसमें ब्रेकआउट आएगा ना इस लेवल के ऊपर, फिर से स्टॉक आपको 7,000 एंड अबव भी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सिचुएशन अभी खराब हुआ है, मुझे लगता है कि आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और बने रहना है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पे आपको एग्जिट करना है। ठीक है, ओके। और बाकी आईटी स्टॉक्स पे सर, अगर आप पॉजिटिव हैं तो ज़्यादा लार्ज कैप पे नज़र रखें या फिर मिड कैप आईटी आपको पसंद है? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मुझे कोफोर्स अच्छा लगता है। कोफोर्स मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में ऑलरेडी पिटा हुआ स्टॉक है। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम देखेंगे विप्रो का मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि विप्रो ज़्यादा फेवरेट मेरा काउंटर है नहीं। इन्फोसिस मुझे बहुत बढ़िया लगता है। इन्फोसिस मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा आपको 1615 1630 के आसपास मिलता है तो आपको स्ट्राइकर मैनर पे इन्फोसिस लेना चाहिए। टीसीएस का भी टारगेट मैं 4,000 एंड अबव देखता हूँ। मुझे लगता है कि टीसीएस एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब क्या होता है कि मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है बाहर से। अब आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंडिया का रिलेशन अभी उतना बढ़िया चल नहीं रहा है। जियो पॉलिटिकल टेंशन है। अब कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे कोई स्टैब्लिश्ड रेवेन्यू पोटेंशियल सोर्सेस नहीं होता है ना, एक तो वो नीचे गिरेगा या अदरवाइज कंसोलिडेशन करता है। अब नीचे गिरने का जगह आईटी में ज्यादा बचा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिरा हुआ है। ज्यादा कुछ यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक आ नहीं रहा है, तो इसलिए ऊपर भी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए एक टाइम जो है ना, इट्स कॉल्ड, मैं क्या बोलूंगा, मतलब एक डिप्रेशन वाला टाइम आईटी सेक्टर्स के लिए चल रहा है, जो कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से चल रहा है। हो सकता है कि और 1 से 2 क्वार्टर आपको और भी ये मतलब ऐसे कंटिन्यू हो जाए। लेकिन यही बढ़िया टाइम है आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आई बिलीव जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव रिपोर्ट आएंगे, तब आपको मौका नहीं मिलेगा। आज का जो निफ्टी आईटी का प्राइस है, अगर हम देखेंगे 32,000 पे एक बेस बना के और 45 में एक टॉप बना के बीच में घूम रहा है। रिसेंटली हमने 36 भी देखा था, 39,000 भी देखा हमने ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स। यही निफ्टी आईटी इंडेक्स आज से 1-1.5 साल बाद सब सिचुएशन जब सही हो जाएंगे उस टाइम में हम देखेंगे कि यही आईटी इंडेक्स मोर देन 50,000 एंड अबव आपको निफ्टी आईटी दिखेंगे। सो देखिए, लॉजिकली मैं आपको यही समझने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मौका है। देश दुनिया जितने भी आप देखेंगे लोग आज उतना आईटी को लेके बात नहीं करेंगे। अब इसमें दो रीजन के वजह से मुझे लगता है कि ओवरऑल इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर वन, मार्केट नीचे आ रहा है, आईटी ज्यादा नीचे आने का पोटेंशियल मुझे नहीं लग रहा है। सेकंड थिंग, थोड़ा धीमे चलेगा लेकिन भागने का पॉसिबिलिटीज है जब तक सब कुछ सही हो जाएगा। अब आपको इन्वेस्ट कब करना है? आपको इन्वेस्ट उस टाइम पे करना है जब जिस टाइम पे कोई नहीं करेगा। एक साइकोलॉजी है मार्केट का। सो ओवरऑल पोटेंशियल अच्छे बढ़िया कंपनीज के साथ रहिए, मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न आपको मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है इसमें। अच्छे स्टॉक्स के साथ साथ रहिए और मिक्स रखिए आप एक लार्ज कैप और मिड कैप्स का आईटी स्पेस में, अगर आपको इन्वेस्टेड रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। ओला इलेक्ट्रिक सर, 10वां दिन है लगातार जब इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि आज जब पिटाई हो रही है या फिर गिरावट हो रही है। 25% गिर चुका है सर 10 दिनों में। अगर आप देखें 10 दिन में आप देखें तो ये जो शेयर है ये 4393 से लेकर 3280 तक का लुढ़कता हुआ दिखा है। तो हरीश अभिचंदानी जी जो कि इनके सीएफओ हैं,
उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। 19 जनवरी को इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था और 20 जनवरी से यानी कि आज से इन्होंने दीपक रस्तोगी जी को भी सीएफओ के तौर पे नियुक्त कर दिया है। सर, ओला इलेक्ट्रिक में ये जो इतनी बड़ी गिरावट हो रही है, इसमें क्या करना है? सर मुझे लगता है कि बीच में एक मौका भी दिया था ओला इलेक्ट्रिक ने एग्जिट होने का, और हमने देखा अगेन 40 के ऊपर भी आया था और बहुत सारे लोगों को फिर से अपॉर्चुनिटी लगा हो बाइंग का, लेकिन हमने तो यही बोला कि हमें बाय बिल्कुल नहीं करना है। स्टॉक अभी 50 में भी आ जाएगा ना, मैं बाय नहीं करूंगा। एटलीस्ट जिस दिन स्टॉक 50 एंड अबव क्लोजिंग मिलेगा उस दिन मुझे लगता है कि हाथ देना चाहिए और हर एक उछाल में आपको बेचना चाहिए, क्योंकि आपको लास्ट वीक भी एक मैंने बताया था कि ओला लॉस का गोला बुलाती है मगर आने का नहीं है। ये ओला है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं है। सो मुझे लगता है कि हर एक उछाल में आप बेचिए इसको, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रहा है। मैं तो मैनेजमेंट को देख के भी सर कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आ रहा है कि चलो एटलीस्ट सम टाइम वी बेट ऑन द फंडामेंटल, सम टाइम वी बेट ऑन द एटलीस्ट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके ऊपर भी हम दाव लगाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का जो हरकतें हैं इनको देख के मेरे को कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और जिस तरीके का चार्ट भी बता रहा है एज पर द चार्ट रीडिंग ऑल्सो, आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है, अवॉइड ही करना है। अपॉर्चुनिटी है, कभी भी आप एग्जिट करके जाइए। ओला लॉस का गोला ये आप बोल रहे हैं, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। तो इसमें आप हर उछाल पर निकलने की कोशिश कीजिए। यही ओला की कहानी है और यही इनके मैनेजमेंट की जो एक पर्सनालिटी है, या फिर उनकी जो एक सामने से दिखता है ना, जो फीलिंग आती है, जो इमोशंस दिखते हैं, दूर रहें, निकल जाएं हर उछाल पर, यही इसके लिए बेटर है। अच्छा सर, एबी फैशन, एबी एफआरएल के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये स्टॉक आज अपने 4 साल के लो पर पहुंच गया। 11 मई 2021 के बाद का निचला स्तर इस स्टॉक ने टच किया है आज के सेशन में। मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुई हैं सर, ऐसा ब्लूमबर्ग के हवाले से खबरें निकल के सामने आ रही हैं। कुछ 5.5% के आसपास हिस्सेदारी कई सारी ब्लॉक डील्स के जरिए सर उसने आज हाथ बदले हैं। कुछ 6.68 करोड़ शेयर हैं, 68 रुपये 5 पैसे से लेकर 68 रुपये 41 पैसे, ये रेंज है जिसके बीच में ये सौदे होते हुए दिखे हैं। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है किसने बेचा है किसने खरीदा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कल शाम को ऐसी खबरें थी कि एक बड़ा निवेशक इसमें 3% तक हिस्सेदारी बेच सकता है और ये शायद क्लीन आउट ट्रेड हो सकता है। क्लीन आउट ट्रेड मतलब वो पूरी तरह से हिस्सेदारी बेचकर इससे निकल जाएंगे, लेकिन अब ब्लॉक डील जो हो गई हैं वो हो गई 5.5% के आसपास की, और डिस्काउंट भी ज़्यादा है जो कल प्राइस आया था उसके हिसाब से। तो सर एबी फैशन में अब क्या करें, लोअर लेवल से कुछ पुल बैक की उम्मीद है? नहीं सर, अभी भी मुझे लगता है कि हाथ लगाना नहीं चाहिए जब तक ये स्टॉक 92 एंड उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाता। मुझे लगता है कि अवॉइड लिस्ट में ही डालना चाहिए। किसी के पास है तो 62 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और अभी तो यहाँ पे फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। मैं भी देख रहा था 32 मिलियन एट 65.78 पर शेयर में ब्लॉक डील हुआ है, और मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। 92 90 का जोन क्रॉस होने के बाद मैं एक बार सोचूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। ठीक है। यूपीएल देखिए सर, एक बार आज सुबह ना खबर थी कि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि ग्लोबली हाइब्रिड सीड्स में काम करती है, एडवेंटा एंटरप्राइजेस, उसने आईपीओ के लिए अर्जी दाखिल कर दी है सेबी के पास, और इसमें 3.61 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे ओएफएस के जरिए। और इस ओएफएस में कंपनी की जो प्रमोटर है यानी कि खुद जो यूपीएल है वो भी हिस्सेदारी लेगी और वो 2.8 करोड़ शेयर बेचेगी। कोई भी फ्रेश इशू नहीं है जो कि एडवेंटा एंटरप्राइजेस के पास पैसा आएगा। एडवेंटा एंटरप्राइजेस में देखें तो यूपीएल की 64% के आसपास, थोड़ी सी 64% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, और उसमें ये कुछ 2.8 करोड़ शेयर इसमें ओएफएस में बेचना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो सर एक वैल्यू अनलॉकिंग है, लेकिन बाजार ने इस खबर को अच्छे से नहीं लिया। आई थिंक फ्रेश इशू नहीं है, शायद उसका कुछ इम्पैक्ट है। स्टॉक आप देखिए सर, जब मैंने देखा था कुछ 4.5-5% नीचे था, अब ये गिरावट और बढ़ गई है। आई थिंक ये 10% के आसपास पहुंच गई गिरावट। ये संदीप जी देखिए, ओवरऑल एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है, और ऑलमोस्ट जून जुलाई 2021 के आसपास स्टॉक ने जो टॉप बनाया था, आज से बस कुछ दिन पहले ही इसी मंथ पे स्टॉक ने सेम टॉप बनाया। अब 2021 पे ना स्टॉक टॉप बना के ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा नीचे गिर गया था। अभी तो देखिए आज थोड़ा 10% है, तो ये आप ध्यान पे रखिए, हिस्ट्री रिपीट होता है बार बार मार्केट में। और चार्ट पैटर्न में हमने देखा भी है। सो मैं ना अभी करेंट जोन से बाय करने में कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हूँ। एंड मुझे लगता है कि अगर किसी को बाय करना है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी 620 615 इससे पहले नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट इसके लिए आपको वेट करना चाहिए, पहले बेस बनने दीजिए। और एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगा, अदरवाइज अगर मैं ब्रेकआउट इन्वेस्टिंग के बारे में सोचता हूँ तो मुझे 2021 का जो टॉप है ऑलमोस्ट 820, इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कभी भी मिलता है
देन मैं एक बार सोचूंगा, रिव्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके। ओबराय रियल्टी सर, इसको देखिए एक बार, इनके नंबर्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, और नंबर्स में मुनाफा जो है ना वो एकदम फ्लैट रह गया इनका, केवल 0.7% की ग्रोथ है जिसको बाजार ने पसंद नहीं किया। रेवेन्यू ज़रूर बढ़े हैं 5.6% के आसपास। अबिड्डा भी बिना बदलाव के सर 856 करोड़ पर रह गया, और मार्जिन भी घटकर आए हैं 60.7% वाले 57.4% पर। वैसे भी सर पूरा जो रियल एस्टेट एज अ पैक है ना उसको लेकर मूड माहौल अच्छा नहीं है। आई थिंक दो मेन फैक्टर्स हैं। एक तो सर जो रीट्स को लेकर पूरा मूड माहौल बन रहा है ना, रीट्स को हो सकता है कि सेबी की ओर से बढ़ावा दिया जाए, उसको शायद इक्विटी का जो दर्जा है वो दे दिया जाए, वो एक चीज़ है। और एक कुछ कमर्शियल रियल एस्टेट को लेकर भी कुछ बातचीत चल रही है सर, मैं अभी कंफर्मेशन बताता हूँ आपको, मैं कहीं पढ़ रहा था। तो रियल एस्टेट एज अ पैक में ही प्रेशर दिख रहा है, ना केवल ओबरॉय रियल्टी, आप लोधा को देख लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को देख लीजिए, बाकी तमाम नाम देखिए, चाहे वो प्रेस्टीज एस्टेट्स हुआ या और भी कोई नाम हुआ शोभा जैसा, सब में प्रेशर है और इनके नंबर्स भी ठीक ठाक नहीं दिख रहे हैं। तो ओबरॉय रियल्टी और रियल एस्टेट पैक पर आपका क्या व्यू है अभी? देखिए ओवरऑल मुझे लगता है कि प्रेशर ना कंटिन्यू रहने वाला है। अब लोधा, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओवरऑल ऑल स्टॉक्स में मैक्सिमम एक सेलिंग प्रेशर लास्ट कुछ सेशंस में हमने देखा है। अब ओवरऑल रियलिटी मुझे लगता है कि 1465 वहां तक जाने का पोटेंशियल इसमें है। इसमें ना एक फ्लैग पैटर्न हुआ था, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है चार्ट में। सो जिस तरीके से ब्रेकडाउन आया है, एक बार 1465 तक जाने का हाई पोटेंशियल इसमें है, तो एक बार अभी भी अवॉइड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि 1465 तक नीचे आ सकता है। नीचे आता है तो स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश शॉट भी मैं करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इतना नीचे आने के बाद फ्रेश शॉट करना सही नहीं होगा। ठीक है, तो एक रीट्स हुआ और दूसरा है सर फ्रैक्शनल ऑनरशिप। ये दो चीज़ें हैं जो कि कमर्शियल रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा बज़ कर रही हैं। तो मैं सर इसको थोड़ा रीड करके ना, रियल एस्टेट एज अ पैक में गिरावट क्यों हो रही है, या फिर ये कितना गहरा है, कितनी बड़ी चिंता है इनके लिए, या फिर इसके मायने क्या हैं, इसको समझकर कल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, रियल एस्टेट एज अ पैक में गिरावट हो रही है, पिटाई हो रही है इन शेयरों की, और कुछ तो कंसर्न है जिस वजह से आप देखिए हैवी वॉल्यूम्स के साथ और भारी भरकम जो बिकवाली है वो रियल एस्टेट एज अ पैक में हमें बनती हुई दिख रही है। नंबर्स तो अच्छे नहीं आ रहे हैं, और नंबर्स अच्छे नहीं आए सर हेवल्स के। आज सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे, इनका जो मुनाफा है ना सर, बाजार मान के चल रहा था कि कुछ 350 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, केवल 301 करोड़ रुपए का नंबर आया। रेवेन्यू बढ़कर आए हैं 14%, रेवेन्यू अच्छा रहा बाजार अनुमान से। अबिड्डा में यानी कि कामकाजी मुनाफे में 524 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया, 518 करोड़ रहने का अनुमान था, तो वहीं पे है जहां पे बाजार मान के चल रहा था। दिक्कत आ गई मुनाफे के साथ साथ मार्जिन में, मार्जिन बड़े हैं लेकिन उतने नहीं जितना बाजार मान के चल रहा था। बाजार को लग रहा था कि 9.7% पर मार्जिन आएंगे, 9.4% पर मार्जिन रुक गए। तो एक, मार्जिन में उतनी ग्रोथ नहीं हुई, और दूसरा मुनाफा जितना बाजार मान के चल रहा था उससे 50 करोड़ ऑलमोस्ट नीचे ही आता हुआ नजर आया है। तो हेवल्स में सर जमकर पिटाई हो रही है आज के सेशन में, आप देखिए 0.7% नीचे है अभी भी सर। वैल्यूएशन वाइज या फिर चार्टिकली स्टॉक अच्छा लग रहा है या और गिरावट है इसमें? सर देखिए 200 डेली नहीं, 200 वीकली मूविंग एवरेज का नीचे ना एक ब्रेकडाउन आया है। इनफैक्ट 50 मूविंग, 20 मूविंग एंड 200 मूविंग वीकली मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे भी सस्टेन हो रहा है। जब तक ये स्टॉक फिर से ना आपको 1450 इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 1250 के आसपास, उससे पहले नहीं। तो एक बार तो अभी चार्ट में जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम है, एक बार मुझे लगता है कि वीकनेस कंटिन्यू रहने वाला है। बेस फॉर्मेशन के लिए वेट कीजिए। ठीक है, बेस फॉर्मेशन के लिए आप वेट कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। एक और शेयर है सर, वो है डेटा पैटर्न्स का। अब इसका ना चार्ट आप दिखाइए कि 5 जनवरी से लगातार ये शेयर दबाव में ही है या फिर गिरावट में है। इक्का दुक्का बीच में एक दिन जरूर आए बीच में जहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत बाइंग इंटरेस्ट बना इसमें, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको ट्रेंड जो है ना वो नीचे की तरफ या फिर स्लाइड करता हुआ ही दिखेगा। 17% के आसपास शेयर गिर चुका है सर 5 जनवरी से। अगर आप देखें 2731 रुपये 30 पैसे का भाव था 5 जनवरी की जो क्लोजिंग थी, और आज इसने 2268 रुपये 40 पैसे, अब तो 2263 भी हो गया। तो और प्रेशर बन गया, जहाँ से हमने देखा था 14.5% का फॉल है सर स्टॉक में। अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात करें और एक महीने में भी देखिए तो 12% के आसपास की गिरावट है, और जो टॉप बना था रिसेंटली वहाँ से आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल चुकी है 18% के आसपास की। डेटा पैटर्न्स में सर ये जो आज का फॉल है, कहाँ ये ऊपर 2731 तक पहुँच गया था, अब ये 2250 के आसपास आ गया। मुँह में पानी लाना चाहिए या सर दूर रहना चाहिए? अभी भी फॉलिंग नाइफ है। देखिए रिसेंटली ब्रेकडाउन आया है। मुझे लगता है कि अगर किसी को ऐड करना है पोजीशन, वो 1850 एंड 1800 के जोन के आसपास करना चाहिए, उससे पहले नहीं।
क्योंकि डिफेंस सेक्टर जो है बहुत ही हाई बीटा काउंटर है, और जब गिरते भी है बहुत तेजी के साथ इतना नीचे आता है। तो इसीलिए ना आपको 20, 50, 100 पॉइंट पे बॉटम नहीं खोजना है। तो जहाँ पे एक्चुअल में बॉटम है उसके लिए आपको वेट करना है। जो कि अगर मैं बाई करूंगा सर 1800 एंड उसके आसपास मैं करने में पसंद करूंगा, लेकिन अभी भी वो सिचुएशन नहीं आ रहा है। टाइम दीजिए और आपको नीचे मिलेंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए और भी नीचे ये स्टॉक आपको आता हुआ नज़र आ सकता है। तो फ्रेश बाइंग के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा और नीचे के लेवल्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए मर्जिंग स्टॉक्स को इसी के साथ हम यहीं पे विराम देते हैं। एक कुलवीर सेखो जी का सवाल है, हमारे प्राइम मेंबर हैं ये। उसके बाद फिर मैं प्राइमरी मार्केट की ओर बढ़ता हूँ। सर ये 6 महीने से हमारे साथ हैं और बहुत ही प्यारे दर्शक हैं हमारे। कह रहे हैं कि सत श्री अकाल सर, सुजलॉन, मोरपिन लैब और वीआई तीनों में कह रहे हैं कि 500-500 शेयर मेरे पास हैं, 4% का लॉस है तीनों शेयरों में। और फिर इनके पास केईआई इंडस्ट्रीज़ भी है। आज वायर शेयरों में हम देखने की प्रेशर देखने को मिल भी रहा है। तो पहले सुजलॉन की बात कर लेते हैं सर। सुजलॉन में इनको 4% का लॉस है, क्या करना चाहिए? देखिए सुलेमान में मुझे लगता है कि 42 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 42 ब्रेक होने पे आपको वेट नहीं करना है, आपको बेचना है। 53, 54 फिर से जैसे ब्रेक करेगा सुलेमान, आपको मोटा मोटा यहाँ से भी बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है। 74 के टारगेट के लिए बने रहिए, 42 का स्टॉप लॉस। केईआई इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि अभी 4080 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 3820 यहाँ पे मेंटेन करना है, बने रहना है। और मोरपैन लैब में अभी 35 के आसपास का प्राइस है। आपको कोई भी उछाल मिले तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। चार्ट में उतना बढ़िया कोई मोमेंटम है नहीं, लगातार वीकनेस है, तो एक बार एग्जिट कीजिए। और वीआई, वोडाफोन आइडिया? वोडाफोन आइडिया पे सर कुछ नहीं करना है। वोडाफोन आइडिया अगर आपके पास है सो मुझे लगता नहीं कि वोडाफोन आइडिया रखने जैसा स्टॉक है। और आपने तो फिर देखिए मोरपैन लैब भी ज़्यादा पोटेंशियल कुछ है नहीं, सुजलॉन भी ज़्यादा पोटेंशियल अभी शॉर्ट टाइम पे नहीं है। वोडाफोन भी सिमिलर काइंड ऑफ ही स्टॉक। मतलब आपका बीपी हाई रहेगा, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ। तो अगर आप वो नहीं चाहते हो तो अच्छे स्टॉक्स में जहाँ पे फंडामेंटल बढ़िया है, ऐसे कुछ स्टॉक्स में आप फोकस कीजिए। मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया देखिए सर, 10 रुपीज मैक्सिमम, अभी 10.18 चल रहा है। मैं कभी भी रिकमेंड करता नहीं, ऑलवेज आई ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, तो अभी भी अवॉइड ही करने का सलाह दूंगा मैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक शेयर है इनके पास अच्छा सर फंडामेंटली, जो कि इनकी बीपी को ना नॉर्मल रखने में मदद करता होगा, वो है मारुति का। मारुति के सर इनके पास 10 शेयर हैं, ज़्यादा नहीं है। 12,800 रुपये पर लिया हुआ है सर, बहुत ही नीचे के लेवल पे, अच्छे लेवल पे लिया हुआ है। आज करेक्शन के बाद भी स्टॉक का अभी भी 15,953 के आसपास खड़ा है। तो इसमें मुनाफा बन रहा है सर, इनको 10 शेयर है इनके पास। देखिए मुझे मुझे लगता है कि एक बार उनको मुनाफा बांध लेना चाहिए, क्योंकि मारुति के ना एक वीकली गैप है अभी भी। मुझे लगता है कि एक बार ना स्टॉक 13,700, 13,500 इजीली एक बार रिविजिट हो सकता है। और जिस तरीके से अभी ऑलमोस्ट 15,953 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्योंकि देखिए स्टॉक ऊपर आया था 17,000 तक, अभी 16,000 में दिखाई दे रहा है। आपको एक बार तो स्टॉक आपको 13,500, 13,000 तक मिलेंगे। सो उस टाइम के लिए वेट कीजिए, फिर से बाय करना, लेकिन अभी प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। चलिए सर, बस एक आरएमसी स्विच गियर देख लीजिए। ये हमारे प्राइम मेंबर हैं अनिल लोहान जी। आरएमसी स्विच गियर सर इनके पास 410 रुपये पर रखा हुआ है। अब क्वांटिटी बहुत है सर इनके पास, 2000 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं। और शेयर आप देखिए 410 वाला 350 रुपये पर आ गया। अब कह रहे हैं कि होल्ड करूं या फिर सेल कर दूं? 2,000 क्वांटिटी कितने प्राइस पे लिया है सर उन्होंने? 410 रुपये पर। 410, मतलब सर 8,20,000 के आसपास उनका इन्वेस्टमेंट है, और कंपनी का मार्केट कैप भी है 360 करोड़ के आसपास। तो 360 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है भाई साहब, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 8,20,000। तो ऐसे छोटे छोटे कंपनी में ना बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब कंपनी जीरो हो जाएंगे, कब कंपनी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं वो आपको डराऊंगा नहीं, लेकिन जिस तरीके से चार्ट खराब हुआ है, आई बिलीव आपको यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट तो हो चुका है, मैं आपको स्टॉप लॉस भी नहीं दूंगा। हर एक उछाल में बेचने का सलाह रहेगा, और इतना बड़ा क्वांटिटी, इतना बड़ा बिग क्वांटिटी तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और वो भी इतने छोटे माइक्रो कैप में। ठीक है, ओके, परफेक्ट है।